चलिए तो आज के बातचीत शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव डिजीजेस देखी थी, लाइक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम। आज हम फीमेल्स में प्रॉब्लम देख रहे हैं। वैसे तो देखिए, फीमेल्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर जो जरूरी प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स को आप समझ सकते हो, वो प्रॉब्लम्स हैं। मेंस्ट्रुएशन में तीन तरह की प्रॉब्लम आती है। तो एक एक करके मैं ये प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट में हम हर सवाल का बात जवाब दे देंगे। जो पहली प्रॉब्लम है वो है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है कि पीरियड्स ना आना। किसी को भी अगर पीरियड्स ना आए, सॉरी सर, वापस प्रोनाउंस कीजिए। मैं स्क्रीन पे ही ले आता हूँ। ओके। ये तो सबसे हाँ, तो हम बात कर रहे थे फीमेल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर पे। सो एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, वो इन्हीं तीन में से किसी एक फेज में सफर करती है। तो पहला फेज जो होता है वो है एमेनोरिया, मतलब एब्सेंट हो जाना पीरियड्स का। सो एमेनोरिया मतलब किसी भी फीमेल को अगर 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है और पीरियड्स नहीं आए हैं, ये नहीं है। कम से कम 90 दिनों के अंतराल तक अगर किसी फीमेल को पीरियड्स ना आए, तो इस कंडीशन को एमेनोरिया बोलेंगे। 90 डेज तक अगर किसी को पीरियड्स नहीं आए तो। एमेनोरिया दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी प्राइमरी एमेनोरिया, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब हुआ कि 15 साल तक की एज तक फीमेल को पीरियड्स नहीं आए। ठीक। और सेकेंडरी एमेनोरिया जो है वो कम से कम 90 दिनों तक फीमेल को पीरियड्स नहीं आए। मतलब अगर किसी को पीरियड्स आए थे, मानो जनवरी में पीरियड्स आए थे, फरवरी नहीं आया, मार्च नहीं आया, अप्रैल नहीं आया, अभी तक ये एमेनोरिया नहीं था। अप्रैल के बाद अब मई में भी नहीं आ रहा है, तो ये एमेनोरिया जैसा समझा जा सकता है। ठीक है। तो प्राइमरी एमेनोरिया मतलब शुरू से पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुए हैं अभी तक। सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब पीरियड्स आ रहे थे, सब कुछ ठीक था, अचानक से 90 दिनों से पीरियड्स नहीं है। ठीक है। तो इसके बहुत सारे वैसे कारण हो सकते हैं एमेनोरिया के, लेकिन जो हमें जरूरत समझने की है वो जो चीजें हैं, एक तो इसका जो बड़ा कारण हो सकता है प्रेगनेंसी। किसी भी फीमेल को अगर प्रेगनेंसी होगी तो पीरियड्स नहीं आएंगे। तो जब भी किसी को एमेनोरिया 90 डेज का मिल रहा है आपको, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिएगा। वैसे तो प्लीज खुद को म्यूट रखेंगे आप सब तो बेहतर रहेगा। तो जो प्राइमरी एमेनोरिया है वो तो पूरी तरह से डिसाइडेड है कि हॉर्मोन्स की वजह से होगा, कि आपके हॉर्मोन्स उस मेच्योरिटी तक नहीं पहुंचे, वो परिपक्वता नहीं मिली जैसा होना चाहिए। तो ये हुआ प्राइमरी एमेनोरिया। लेकिन प्राइमरी एमेनोरिया को हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कई बार ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, कई सारे प्रॉब्लम होंगे। कई बार सर्जिकल कंडीशंस भी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन सेकेंडरी एमेनोरिया में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सेकेंडरी एमेनोरिया को हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं प्राइमरी को?
क्योंकि प्राइमरी एमेनोरिया में हो सकता है यूट्रस ही ना हो। तो जब तक इसको डायग्नोस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हम उस पर कोई किसी ओपिनियन पे नहीं जा सकते। तो इसलिए सेकेंडरी ओमेनोरिया, जिसको पहले पीरियड्स आ रहे थे 90 दिन से नहीं आ रहे, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तो नहीं है, थायराइड की वजह से तो नहीं है, स्ट्रेस की वजह से नहीं है, या पीसीओडी पीसीओएस की वजह से तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम कैसे पता चले कि हमको उसके और लक्षणों को समझ के, उसके सिम्टम्स पे काम करके, या ये कहा जाए कि उसके इन्वेस्टिगेशंस को समझ के। तो अगर कोई फीमेल आपके पास आई है जिसने कहा कि उसको पिछले 4 महीने 3 से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उसके प्रेगनेंसी का टेस्ट करके देखोगे, उसकी पूरी हार्मोन प्रोफाइल करके देखोगे। ये हार्मोन प्रोफाइल बड़े काम का टेस्ट है। हार्मोन प्रोफाइल ये बड़े काम का टेस्ट है। अब इसमें क्या करके देखेंगे हम? हार्मोन प्रोफाइल में मेजरली जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि उसके जो एफएसएच का लेवल है, एलएच का लेवल है, उसका सीरम टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, ये सब चीजें कैसी हैं। तो कंप्लीट हार्मोन प्रोफाइल करेंगे। एक उसका यूट्रस का, लोअर एब्डोमेन का एक अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, जेनेटिक टेस्ट। ये बहुत देर की बात है, ये प्राइमरी एमेनोरिया में जरूरत होगी। तो इन कुछ इन्वेस्टिगेशंस के जरिए हम समझ सकते हैं कि पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। ठीक है। अब कैसे समझेंगे, क्या इसमें मिलेगा? तो बेसिकली इसमें दो चीजें मिलेंगी। या तो ओवरी का हार्मोन गड़बड़ हो रहा है, या ओवरी पे कोई दूसरा हार्मोन आके काम कर रहा है, या फिर हाइपोथैलेमस से सही से पिट्यूटरी हॉर्मोन्स नहीं सिक्रीट कर रहे। तो जब किसी इंसान को बहुत स्ट्रेस होगा तो क्या होगा? उसका जीएनआरएच डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको या तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, या प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन्स बढ़े हुए मिलेंगे। ये पीसीओडी हो सकता है। या फिर क्या होगा? एफएसएच का लेवल बहुत कम मिलेगा। तो जब किसी का एफएसएच का लेवल बहुत कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि एग की मेच्योरिटी नहीं होगी और ओव्यूलेशन नहीं होगा। इसके अलावा एक और कंडीशन मिल सकती है जिसमें सीरम टेस्टोस्टेरोन बड़ा होता है। इसमें प्री डायबिटिक वाले सिम्टम मिलेंगे, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होगा? इंसुलिन जो काम करना चाहिए था ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, वो इंसुलिन काम कर रहा है कहाँ पे? ओवरी के एग पे। तो किसी भी फीमेल को अगर 3 4 महीने 5 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे, तो इनमें ही कोई ना कोई कारण छुपा होगा। तो जब ये सारे टेस्ट करके देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे होगी। और उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम उसको अगर एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ थोड़े आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह देंगे, तो चीजें इंप्रूव भी हो जाएंगी। सो एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया पूरी तरह से ट्रीटेबल, मैनेजेबल, जो भी कहिए, योग से और आयुर्वेद से है। समटाइम योग से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो कुछ मेडिसिन देने से रिजल्ट जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फीमेल आई जिसने बताया कि उसको पिछले 3 4 महीनों से ब्लीडिंग नहीं हो रही, पीरियड्स नहीं आ रहे, और प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव है, तो हमने उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस करे और समझा कि क्या है, पीसीओडी तो नहीं है। अगर पीसीओडी होगा तो क्या मिलेगा? सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ मिल सकता है, दोनों में से कोई एक मिलेगा, है ना? हाइपरप्रोलैक्टिनिया या सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ मिलेगा, एंड्रोजन बढ़ा मिलेगा। या फिर क्या मिलेगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये हमें सीधे सीधे बता देगा कि पीसीओडी है। अगर इनके अलावा कोई और कंडीशन मिलती है,
तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस का गड़बड़ है, राइट। तो हम दोनों ही कंडीशन में, पीसीओडी में भी और हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम में भी, सेम तरीके से ही मैनेजमेंट रखेंगे, यौगिक मैनेजमेंट। मेडिसिनल मैनेजमेंट थोड़ा वेरी हो सकता है, पर वो भी बहुत हद तक सिमिलर ही होगा। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप समझो इसको, तो ये वात का इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से जो अपान वायु है वो ब्लॉक हो जाती है, और ऐसा माना जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो मतलब शरीर में विजातीय द्रव्यों का बढ़ना ये कारण होता है। तो स्ट्रेस बढ़ना इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। तो अगर आप इसके आयुर्वेदिक मेडिकेशन के बारे में बात करो, तो ये बहुत आसान है, मेडिसिन से इजीली मैनेजेबल भी है। तो जो सबसे काम की दवाई होती है इस कंडीशन में, हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने में, वो है अशोका रेस्ट। अशोका रेस्ट बहुत आसानी से आप एडवाइस कर सकते हो, 15 से 20 ml पानी के साथ दिन में 1 से 2 बार, पेशेंट की सीवियरिटी, एज और हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अशोका रेस्ट बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी फीमेल के मेंस्ट्रुएशन को आपको थोड़ा एग्रीवेट करना है, उसको स्टिमुलेट करना है, तो रज प्रवर्तनी वटी ये भी बहुत प्रभावी है। 1 से 2 टैबलेट गर्म पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ ये दिया जाए, तो इससे पीरियड जल्दी आ जाते हैं। तो ये अगर पीरियड्स रुके हुए हैं तो रज प्रवर्तनी वटी कारगर है, कम से कम 7 से 15 दिन लेनी पड़ सकती है, और फिर पीरियड्स दिख जाते हैं। तो जिसके पीरियड रुके हों उसी को रज प्रवर्तनी वटी एडवाइस कीजिएगा। फिर फलघृत जो है, ये भी बहुत काम का है। बेसिकली ये अगर दूध में मिला के लिया जाए 5 ग्राम के करीब, तो ये एक तरीके का टॉनिक जैसा काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम। तो फलघृत दूध में मिला के लिया जा सकता है। तुम्हारे सब ये पीसीओडी या सर फिर से बोलेंगे क्या दूध में मिला के? फलघृत, ये लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, इसीलिए ये स्क्रीन पे मैंने रखा हुआ है, जिससे अगर कोई चीज सुनने में समझ में ना आए तो आप यहाँ से देख सकते हो। क्योंकि इंटरनेट की वजह से ना कई बार आवाज थोड़ी साफ नहीं जाती, या फिर वो स्थानीय उच्चारण होने की वजह से भी कई बार समझ में नहीं आता। तो दवाइयाँ इसीलिए स्क्रीन पे रख देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। सर ये बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा जूम आप जूम कर करेंगे तो। सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आप सभी जूम कर सकते हैं अपनी सर स्क्रीन। जूम होके वो वापस वो हो जाता है, 1 सेकेंड में वापस छोटा हो जाता है। वो आपकी सेटिंग में कोई दिक्कत होगी फिर, आपकी मंजू जी सही सेटिंग। हो रहा है, आप करेंगे जूम तो हो जाएगा, बहुत हाँ इजीली हाँ, हो रहा है। आपकी सेटिंग में कोई दिक्कत होगी, हो जाता। ठीक है। ठीक है सर, हो गया, आप आगे लेके चल लीजिए। हाँ, तो ये बेसिकली अगर पीसीओएस कुछ है या कुछ ऐसा सिम्टम दिख रहा है, तो कुमार आसव ये काफी यूजफुल मेडिसिन है। शतावरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। तो ये अगर कोई कंसीव करने का ट्राई कर रहा है, उसके हार्मोन्स नहीं ठीक है, तो भी हेल्प करेगा, और हार्मोन्स बैलेंस करने में तो हेल्प करता ही करता है। तो शतावरी चूर्ण 3 से 5 ग्राम दूध के साथ, कुमारी आसव 15 ml दिन में 2 बार अगर दे दिया जाए, तो ये बहुत मजेदार हो जाए। इंडिकेशन जरूर ध्यान दीजिएगा, इंडिकेशंस इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं देनी है। तो जो सिम्टम ना हो उसकी जरूरत नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कितने दिन तक देनी है, तो 15 दिन से लेकर 45 दिन तक आप फर्स्ट टाइम एडवाइस कर सकते हो, जैसे सिम्टम की सीवियरिटी और जैसे रिजल्ट हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमेनोरिया। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। सर ये 1 से 2 टैबलेट जो लिखा है वो दिन में एक ही बार लेना है, ये क्या है? ब्रज प्रवर्तनी वटी ना।
हाँ। हाँ, दिन में एक बार लीजिए, क्या दिक्कत है, हल्के गुनगुने पानी से ले लीजिए। ओके। सर एक पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? अगर हाँ बहुत ठीक है सर, जरूरी मैं हो तो बाद में। पूछ लीजिए। ठीक है, बाद में पूछूंगी, बाद में पूछूंगी, जी। ठीक है। कंटिन्यू लेट। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति, डिस्मेनोरिया की। डिस्मेनोरिया जो है, ये पेनफुल या डिफिकल्ट पीरियड्स होते हैं। ये ज्यादातर फीमेल्स में ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि क्रैम्प्स बहुत आते हैं, पेन बहुत होता है। ये बेसिकली एक हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, पर इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। तो अगर किसी को कोई और कारण नहीं है फिर भी पीरियड ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो फिर आप योग से बेहतर कर लो। लेकिन अगर कोई दूसरे कारण निकल के आते हैं तो उसका इलाज करना होगा। तो इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है कि किसी बीमारी की वजह से आ रहा है। ये एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये कितनी आसानी से आपके ब्लड में बूस्ट हो रहा है, उसकी वजह से ये होता है। तो अगर किसी को ऑक्सीटोसिन ढंग से नहीं आ रहा तो उसको ब्लीडिंग डिफिकल्ट होगी, उसको क्रैम्प ज्यादा आएंगे, उसमें थ्रेड्स बहुत हो सकते हैं, क्लॉट बहुत हो सकते हैं। तो ये डिस्मेनोरिया पेनफुल पीरियड्स है। इसमें ज्यादातर केसेस में या तो इंडोमेट्राइटिस हो सकता है, एडिनोमाइसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, या पीआईडी हो सकता है। तो ये जो है इंडोमेट्राइटिस अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, फाइब्रॉइड भी पता चल जाएगा, पीआईडी भी पता चलेगा। पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। मतलब यूट्रस, सर्विक्स, ये सारे ऑर्गन जो हैं, इनमें किसी तरह की कोई सूजन आ गई है, जिसकी वजह से दर्द ज्यादा हो रहा है, तकलीफ ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ऑक्सीटोसिन, उसी तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कराता है। तो उसकी वजह से ये पेन्स बढ़ते हैं। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन का सही बैलेंस ना हो तो ये दिक्कत अक्सर होती है। तो इसमें हिस्ट्री, अल्ट्रासाउंड और पीआईडी क्या होता है सर? पीआईडी क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मतलब इन्फेक्शन की वजह से यूट्रस में सूजन आ गई है, या ओवरी में सूजन है, या सर्विक्स में सूजन है, या पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही सूजन है, तो पीआईडी कहलाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है। ये भी यूजली वात और पित्त का मिश्रण है। तो अगर किसी का पित्त भी बड़ा रहेगा तो उसको वॉमिटिंग सेंसेशन वगैरह भी अक्सर हो सकती है। आपने सुना होगा कुछ फीमेल्स को पीरियड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और फिर ब्लीडिंग के साथ साथ उसको वॉमिटिंग्स भी स्टार्ट हो जाती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां पे पित्त भी गड़बड़ रहता है। अदरवाइज ये वात की प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ। तो इसमें वैसे तो देखिए, मैं दवाई एडवाइस नहीं करता हूँ। आपके सामने ये दवाइयां हैं, ये आप नोट कर लीजिए। पर मैं कहूंगा कि अगर किसी को डिफिकल्ट पीरियड्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ठीक है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें समझाना, कि थोड़ा सा स्लो हो जाइए, और थोड़ा सा फंक्शंस को स्टिमुलेट कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि यूजली जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो ब्लीडिंग से पहले कम हो जाना चाहिए blood में। लेकिन ये कम नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत होती है। तो इसमें थोड़ा ब्लोटिंग होना, थोड़ा पेन होना, थोड़ा डिफिकल्टी होना, ये सब कुछ नॉर्मल है। कुछ कुछ लोगों को आंखों के आईब्रोज पे सूजन हो जाना, लोअर पे सूजन हो जाना, ऐसी चीजें कॉमनली देखने को मिलती है। रिंग्स विंग्स टाइट हो जाती है, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है, वाटर रिटेंशन जैसा। तो इसका बड़ा अच्छा इलाज योग से है। अगर ऐसी किसी फीमेल को आप जानते हो तो उसको सिर्फ 3 महीने लग के मेहनत करा दो, अच्छी मेहनत करा दो, और उसका थोड़ा सा न्यूट्रिशन ऐसा रख दो
कि वो थोड़ा अच्छा प्रोटीन हो उसके खाने में, थोड़ा अच्छा आयरन हो उसके खाने में, थोड़ा अच्छा कैल्शियम हो उसके खाने में। एक बैलेंस डाइट पे रखो उसको आप, और फिर देखो उसके ये डिफिकल्ट ब्लीडिंग वाले फेज खत्म हो जाएंगे। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि जब बच्चे हो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं जब बच्चे हो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। इसीलिए क्योंकि वो हार्मोन साइकिल चेंज हो जाती है। तो अगर डिफिकल्टी है किसी को और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्लियर है, तो मेरे हिसाब से उसको बहुत अच्छे से योगा कराओ आप, वो बहुत जबरदस्त फायदे देने वाला है। तो इसमें आप पहले पवन मुक्त सीरीज कराओ, सूर्य नमस्कार कराओ, योग निद्रा कराओ, फिर कुछ आसन कराओ जैसे त्रिकोण आसन, वज्र आसन, सुप्त वज्र आसन, ऐसे कुछ आसन कराओ, अर्धचंद्र आसन, ऐसे कुछ आसन कराओ जिससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स होंगे। इसके अलावा उनको थोड़ा डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कराओ, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कराओ, उनको थोड़ा मेडिटेट करने को बोलो। तो उससे काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। डिस्मेनोरिया प्रॉब्लम नहीं है जब तक कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम ना मिले। मेनोरेजिया जो है, इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। कुछ कुछ फीमेल्स को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, लाइक 7 दिन से ज्यादा। तो ये पता करने का बड़ा सिंपल तरीका, अगर किसी फीमेल को 80 ml से ज्यादा, जब शुरू में हम पढ़ रहे थे याद है हमने डिस्कस किया था कितना ब्लड लॉस होना चाहिए। अगर किसी फीमेल को 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है या 7 दिन से लंबा ब्लीडिंग फेज होता है, तब इसको हमें चिंताजनक मानना है और इसको हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, फाइब्रॉइड थायराइड फंक्शन की वजह से, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो आपका ब्लड क्लॉटिंग फेज है वो कम होता है। इसको बोलते हैं प्रोथॉम्बिनेशन टाइम, पीटी टाइम कम होता है। क्लॉटिंग टाइम जिस किसी का अगर बेहतर ना हो तो उस पे भी ये ब्लीडिंग ज्यादा होती है, फ्रेश ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो आपको ये सारी चीजें पहले एक बार समझनी है, और फिर जो प्रॉब्लम निकल के आ रहा है उसका इलाज करना है। पहले तो यही समझना कि क्या सच में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या लग रहा है ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। क्योंकि कई लोगों को 15-15 दिन तक ब्लीडिंग होती है पर असल में ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है, थोड़ा जोर लगाते हैं थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। तो प्रॉब्लम ज्यादा दिन होती है लेकिन ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होता। तो हमें प्रॉब्लम ज्यादा दिन से दिक्कत नहीं है, ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज को इंश्योर करना है हमें। तो ये कैसे होगा, हमें ब्लड का वॉल्यूम समझ के। अब इसमें इसको समझने के लिए एक अच्छा तरीका है कि मेंस्ट्रुअल कप कितना एक बार में ब्लड जो है स्टोर करता है वो आपको पता चल जाएगा। या फिर आप जो पैड्स यूज करते हो, क्योंकि सैनिटरी पैड्स कई तरह के आते हैं, कुछ बड़े पैड्स होते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाले पैड्स होते हैं, पर हर एक पैड पे लिखा होता है कि वो मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब करता है। तो उस हिसाब से आपने कितने पैड्स चेंज किए, आप अप्रॉक्स आइडिया लगा सकते हो कितना ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें पता हो जाए, जैसे सीबीसी कर लोगे तो हीमोग्लोबिन कैसा है वो पता चल जाएगा। थायराइड फंक्शन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड करोगे तो उसमें सब कुछ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ सूजन वूजन होती है तो डॉक्टर इसको बायोप्सी करके यूट्रस निकालने की तैयारी भी करते हैं। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ज्यादातर हैवी ब्लीडिंग में यूट्रस रिमूवल होता है कॉमन। तो कॉगुलेशन टाइम, जो क्लॉटिंग टाइम अभी मैं कह रहा था, वो भी देखते हैं कि कैसा हो रहा है। सीटीपीटी करके टेस्ट होते हैं, ब्लड कैसे जमता है। तो ये बेसिकली पित्त का इम्बैलेंस होता है। और यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है उसका इलाज करते हो। वैसे लोदरा चूर्ण जो है ये सूजन अगर है तो उसको कम करेगा, ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा।
अदरवाइज अशोका रेस्ट नॉर्मल टॉनिक ही है। प्रवाल पिष्टी जो है वो थोड़ा पित्त को शांत करके थोड़ा चीजें बेहतर कर देगा। कामदूध रस जो है वो भी पित्त को ही शांत करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ बहुत अच्छा उपचार है नहीं यहाँ पे। जैसे हमने लिखा हुआ है बुलाद रस, ये भी आप कर सकते हो यूज ये। लेकिन अगर किसी को फाइब्रॉइड वगैरह है तो मैं कहूंगा कि आपको प्रॉपर डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये बढ़ तो नहीं रहा है। पता लगा आप उसको और फाइब्रॉइड बढ़ा रहे हो, बाद में बेचारे का यूट्रस निकल जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ और ये प्रॉब्लम्स। फाइब्रोइड यूट्रस की गांठें है क्या? गांठें हो हाँ, जाती है यूट्रस यूट्रस की गांठें होती हैं एक तरह की। इस कंडीशन में थोड़ा खाना पीना जान लीजिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर किसी को एमेनोरिया है मानिए, तो एमेनोरिया में आप क्या करोगे, उसके खाने पीने का ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा खास तो नहीं होगा। लेकिन आपको जो खाने पीने में ध्यान रखना है वो ऐसा खाना जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हो। ये हालांकि हर जगह बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पर कुछ अच्छी चीजें मैं बता देता हूँ आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करेगी। जैसे गाय का घी, दूध, खजूर, गुड़, पालक, बीट रूट, अनार, है ना, फ्लैक्स सीड, तिल, जिंजर, सिनेमन, ये सब कुछ मतलब ऐसी चीजें हैं जो ये एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया में बहुत यूजफुल है। तो इन सारी चीजों को ना रेगुलर रूटीन में ऐड करना है आपको। बाकी जो नहीं खाना है वो अब सबको पता है कि बहुत ज्यादा जंक नहीं खाना है, बहुत ठंडा खाना नहीं खाना है, फास्टिंग नहीं करनी है, और रात के समय दही ना ले तो अच्छा है। चाय कॉफी या बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस कॉज करने वाली चीजें ना, ऐसा खाना जैसे चाइनीज खाना, चाइनीज खाना जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक खाना है। सर, एक्चुअली पीरियड टाइम भी ले सकते हैं जो चीजें आपने बताई अभी, अलसी, खजूर, ये गुड़, सब चीजें गर्म? हाँ, ये इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे पीरियड्स अच्छे रहेंगे। नहीं, जब पीरियड चल रहा है उस टाइम भी ले सकते हैं, उस टाइम अवॉइड करना छोटी है? मात्रा में कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक चीज जान लीजिए कि जब खाने को ना मेडिसिन जैसा खाना है तो फिर उसको रेगुलर रूटीन में शामिल कर लो कि थोड़ा 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 खा रहे हैं। तो अगर कोई एक तिल का लड्डू खा ले या एक चम्मच तिल खा ले तो कोई आफत नहीं आ जाए। ऐसा था। या कोई एक अनार खा रहा है तो कोई आफत नहीं आएगी। या थोड़ा आप पालक यूज कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे या नहीं सर, गर्म चीजों को अवॉइड बताते हैं कि गर्म नहीं नहीं चीजें नहीं, नहीं खानी। गरम चीजें जिनको बहुत ज्यादा ना एक्सेस डिस्चार्ज होता है, जिनके सर्विक्स में सूजन होती है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा गर्म चीजें अच्छी नहीं है, बिकॉज ये सिक्रीशंस बढ़ा देता है समटाइम। बट और गर्म चीजें नुकसान नहीं करती। खजूर बहुत अच्छी चीज है, हर फीमेल को खाना चाहिए। तो ये कुछ खाने पीने पे अगर आप ध्यान रखोगे ये बहुत अच्छा है। वैसे हल्दी अच्छी है, सिनेमन बहुत अच्छी चीज है, पर सिनेमन सही वाला मिलता नहीं है। दालचीनी जो आपको मिलती है ना मसालों में, 90% टाइम ये दालचीनी नकली होती है। उससे मिलता जुलता एक दूसरा पेड़ होता है, उसकी लकड़ी होती है जो देखने में सेम होता है, बस तोड़ने से पता चलता है। तो दालचीनी जो है वो भी नकली। दालचीनी बहुत अच्छी चीज है पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम में। सर कैसे पता लगाएंगे कि दालचीनी असली है कि नकली है? तोड़ के जो सर दाल, जो एक हार्ड टूटती है, बहुत मुश्किल से टूटती है, और एक बड़ी सॉफ्ट टूट जाती है। हाँ, तो जो हाथ टूटती है वो असली वाली है, और जो नहीं टूटती, आराम से टूट जाती है, वो नकली वाली है। वैसे दालचीनी जो है ये
खाने में थोड़ा बहुत आपको इसकी लकड़ियां डाल देनी चाहिए। खाना पकाते हो, चावल पका रहे हो तो उसमें डाल दो, सब्जियों में डाल दो, तो ये अच्छा रहता है, ये सेहत के लिए। तो दालचीनी, जावित्री, ऐसे मसालों का, खड़े मसालों का उपयोग थोड़ा। तो दालचीनी का तो पाउडर भी आता है आयुर्वेद में ना। आयुर्वेद में नहीं, वैसे मसालों में आता है भाई। हाँ हाँ, पाउडर भी, हाँ पाउडर भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आती है। स्मेल की जो बात कह रहे हैं आप, स्मेल भी कर सकते हो, लेकिन स्मेल से जो है ना, उसमें कुछ कुछ केमिकल मिला देते हैं तो स्मेल वैसी ही हो जाती है। बट वो तोड़ने वाला तरीका या जो महंगा मिल रहा है वो, ऐसा माना जाता है कि वो बेचारा प्योर दे रहा होगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हो जो महंगा दे रहा है वो प्योर दे रहा होगा। तो ये कुछ ध्यान रखोगे तो पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम में आप विजय पा जाओगे। पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम में मैं आपको तीन चार चीजें अच्छी समझा रहा हूँ, ये जीवन भर याद। पहली चीज, पीरियड्स में कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं। परमात्मा ने आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छी बनाई। ये प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफस्टाइल में। जब आपका लिवर अच्छा काम नहीं करेगा तो आपका ओव्यूलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ओव्यूलेशन गड़बड़ मतलब पीरियड्स अच्छा। तो मेजर आपको जो कंट्रोल करना है, लिवर को, डाइजेशन को कंट्रोल करना है, ये बेहतर रहेगा तो चीजें बेहतर रहेंगी। तो लिवर और डाइजेशन, इस पे ज्यादा काम करना है। दूसरा जो जरूरी चीज है वो है मेटाबॉलिज्म। खाना खा तो लिया आपने, एनर्जी कैसी बन रही है। तो जब कोई ना बहुत ज्यादा स्लो होगा, बॉडी से इनएक्टिव होगा, ब्रेन से ज्यादा सोचेगा, ज्यादा एक्टिव होगा, ऐसे लोगों में पीरियड्स की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो इनएक्टिविटी, या ये कहा जाए कि गलत खान पान, ऐसी चीजों का खाना ज्यादा हो जिनमें केमिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो ये सारी चीजें आपके हार्मोन्स को डैमेज करती हैं। और अंत में स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा कारण है। तो अगर किसी फीमेल के स्ट्रेस को हैंडल कर लिया जाए, किसी फीमेल को अच्छा खाना खिलाया जाए, अच्छा खाना खाए, उसका स्ट्रेस कम हो जाए, उसकी नींद अच्छी हो जाए, उसको मेहनत अच्छी करा दी जाए, तो आप देखोगे यूजली पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं। आपकी क्लास में कोई भी फीमेल आती है, 2 महीने प्रैक्टिस करती, तीसरे महीने उसकी साइकिल ठीक हो जाती है। फिर क्या करती है, वो छोड़ देती है, तो फिर उसकी साइकिल वहीं पहुंचे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा प्रॉब्लम कभी मत समझिएगा, चाहे पीसीओडी हो, चाहे एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया हो। ये सारी प्रॉब्लम्स इजिली सिर्फ लाइफस्टाइल और एक्टिविटी से सॉल्व हो सकती हैं। इनमें खाना पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो खाना पानी का थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिए। ठीक है। सर एक केस, मतलब एक ऐसा मेरे पास एक आई थी लेडी, तो काफी पहले की बात है। तो उनको तो पीरियड्स होते ही नहीं थे। और इवन उनके 2 बच्चे भी थे ना, तो वो बोलती थी कि मैं मतलब पीरियड्स लाने के लिए दवाई खाती हूँ। और बच्चे तो उनके हो गए, लेकिन अभी और होने के बाद भी, बच्चे हो गए उसके बाद भी उनको पीरियड्स लाने होते थे, तो वो दवाई खाती थी, तब उनको पीरियड्स आते थे। और वो भी ये 4-5 महीने में। ये हाइपोथैलेमस की एक प्रॉब्लम है जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता। ठीक। तो अगर आप उनको सही तरीके से एक्सरसाइज कराते टाइमली, तो उनके पीरियड्स आ जाते। लेकिन अब अगर वो 30 साल, 35 साल पार कर चुकी है और शुरू से दवाई खाती आ रही है, तो ये हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया की कंडीशन में आता है। इसमें हम कुछ भी खास नहीं कर पाएंगे, उन्होंने दवाई की आदत डाल दी। जब वो प्रोजेस्टेरॉन खाती है, विड्रॉल सिम्टम आता है, तो पीरियड्स आ रहे हैं, उनको ओव्यूलेशन नहीं होता। ठीक है। तो ये दो कारण हो सकते हैं, या तो किसी के पास एएमएच बहुत कम हो तो भी ये हो सकता है, या किसी में एफएसएच का लेवल डिस्टर्ब हो तो भी ये हो सकता है। तो उनकी क्या कंडीशन है वो तो उनसे बात करके ही पता चलेगा, क्योंकि हाइपरप्लाटीमिया में भी ये देखने को मिलेगा। तो ये एक बार उनके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह देखो,
हिस्ट्री लो कि कब से उनको दवाई खाना पड़ रहा है। सर वो पहले थी मेरे पास, तो मुझे याद था कि उन्होंने ऐसा बताया था, अब वो मेरे साथ नहीं है। अच्छा, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, जाने दीजिए उनको। पर ये हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया की कैटेगरी है जो आप बता रहे हो। तो अगर कोई 10-20 साल दवाई खा चुका है, तो अब उसके सिस्टम को दवाई की आदत लगी, तो वो विड्रॉल सिम्टम, एक प्रोजेस्टेरॉन की दवाई खानी होती है उसको थोड़े दिन, जब वो दवाई छोड़ेगी उसके 4-5 दिन में पीरियड्स आ जाएंगे। यूजली हमारी बॉडी में जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दूसरा फेज है, जिसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेट होता है। तो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन खा के डोमिनेट करते हैं, जब प्रोजेस्टेरॉन छोड़ेंगे तो नेचुरली ब्रेन को लगेगा कि इंडोमेट्रियम तोड़ के बाहर निकालो। तो जो भी दवाई वो से पीरियड लाते हैं, आप समझ गए हो कि उसमें ओवुलेशन नहीं होता। सर सर आपने एएमएच सही का कहा, फुल गाय फॉर्म। का घी बहुत सर अच्छा काम करता है सर। पीरियड क्रैम्प में मैंने एक बच्ची को बताया था, उसको काफी आराम है सर। क्या चीज? गाय का घी सर। हाँ, देखिए, खाना अच्छा हो जाएगा तो अपने आप पीरियड्स अच्छे हो जाएंगे। सर सुबह पीरियड्स सुबह अच्छे एएमएच खाली होना, पीरियड्स अच्छे होना कोई दो बड़ी चम्मच बीमारी नहीं है। इसके लिए बस 3 चीजों पे काम कीजिए: अच्छा खाना, पानी, एक्सरसाइज और स्ट्रेस रिडक्शन। देखिए, अपने आप पीरियड्स अच्छे हो जाएंगे। आप किसी को भी अगर 2-3 महीने योगा करा के देख लो, आपको अंतर दिख जाएगा। सर। बहुत क्रैम्प आते सर थे, बहुत रोती थी। और तब से जब से गाय का घी स्टार्ट किया और ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी, बहुत ठीक हो गई सर, बिल्कुल। तो ये तो बहुत। सर एएमएच का सर फुल जिसके पीरियड बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आता है, जैसे एक दिन के लिए या 1.5 डे के लिए, और कोई पेनफुल नहीं रहता वो पीरियड, तो क्या वो हाँ, सही है? ये कैंटी पीरियड में सोच रहा था इसको लूं, पर ये बीमारी है। इस बीमारी को बोलते हैं इंडोमेट्रियल डिसऑर्डर। सो इंडोमेट्रियम जो है, जितनी मोटी होगी उतना ब्लड लॉस होगा। तो अगर किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो उसको ऐसा होता है कि उसको सिर्फ स्पॉटिंग होती, ब्लीडिंग नहीं होती। या फिर किसी की इंडोमेट्रियम बहुत पतली रहती है, उसको भी ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। सर सर जिसकी पतली ब्लड जो है होगी। वो प्रॉपर आती है? सर ब्लड प्रॉपर आती है, लेकिन सिर्फ वो एक दिन और 1.5 दिन का रहता है, दूसरे दिन बिल्कुल ठीक तीसरे है, दिन। बिल्कुल ठीक है, एकदम नेचुरल पीरियड है। ज्यादातर फीमेल्स को 2 से 3 दिन ही ब्लीडिंग होती सर एंडोमेट्रियम अगर थिकनेस कम हो तो क्या यूट्रस पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? है। बच्चा नहीं रुकता, मिसकैरेज हाँ, हो जाता है। वही वही पूछना था। सर एएमएच का फुल फॉर्म क्या है, आपने बताया था? एंटी मुरेलियन हार्मोन, ये एक हार्मोन है जिससे पता लगाते हैं कि आपके पास एग का नंबर अभी कितना बचा है, आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है। सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। एंटी मुरेलियन हार्मोन, AMH, ये आप गूगल कर लेना, मिल जाएगा। सर आपने पहले बताया था, मैं भूल गई थी। ये एक एग की साइंटिस्ट क्वांटिटी। थे। ये जो मुरेलियन थे, ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है ये AMH नाम, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया। एग की सर क्वांटिटी के लिए ये पता करते हैं ना? हाँ, एक का नंबर। चलिए, तो अब हम आपके कुछ सवाल ले सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, सर रिप्रोडक्ट। एक सर मैं पूछ सकती हूँ अब? पीरियड। हाँ हाँ, अब प्लीज पूछ दिव्या सकती जी, हूँ सर? बिल्कुल दिव्या जी। हाँ। हाँ जी सर, आपने बताया कि शतावरी लेने से कंसीव हो जाता है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कंसेप्शन में हेल्प करता है शतावरी हेल्प, जो हाँ है। सॉरी सॉरी सर। हाँ, हेल्प करता है तो पहले से शतावरी देनी चाहिए दूध के साथ? जरूरी नहीं है, पहले पता करना प्रॉब्लम क्या है। वैसे कोई हाँ। फीमेल अगर शतावरी लेती है तो उसके हॉर्मोन्स बेहतर होंगे। शतावरी बेसिकली फीमेल हॉर्मोन्स को एक तरह का टॉनिक है। अच्छा। शतावरी कोई दवाई नहीं है। ये पहले घरों में बहुत कॉमनली यूज होता था, फीमेल्स ड्रिंक्स वगैरह में, जो प्रोटीन पैक्ड या फैट रिच ड्रिंक्स वगैरह बनती थी ना, उनमें शतावरी मिलाया जाता है। शतावरी किसी भी फीमेल के हॉर्मोन्स को बेहतर करने के लिए अच्छी चीज है। तो सर मोनोपॉज के समय जैसे हार्मोन्स थोड़ा इम्बैलेंस होता है तो उन दिनों लेना चाहिए, ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं शतावरी। आपने अगर पढ़ा हो तो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडीशन में शतावरी काफी अच्छी चीज बताई, पहले भी बताया।
अच्छा, लेकिन हाँ हाँ, जी। कितने दिन तक सर लेना चाहिए मोनोपॉज में? जब जब आपको प्रॉब्लम में सोल्यूशन मिल जाए तो छोड़ दीजिएगा। जी दिव्या जी बताएं। सर दूध में हाँ डाल जी के। सर। एक एक करके बोलिए प्लीज, दिव्या जी बोलिए। हाँ जी सर, एक मेरी स्टूडेंट है, उनको मैरिज के 7 इयर्स हो गए, अभी उसको कंसीव करना है, हॉर्मोन्स वगैरह सब कुछ बरोबर है, तो ये शतावरी क्या करना चाहिए सर? अगर हार्मोन्स बराबर है, पीरियड्स ठीक आ रहे हैं, तो फिर हाँ। कुछ नहीं खाना है, सिर्फ उनको थोड़ा सा फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दीजिए। और कुछ मत दीजिए, फॉलवेट कुछ भी दीजिए, फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दीजिए। और उनको थोड़ा मेहनत कराइए। और एक किट आती है, आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन किट आती है, वो यूज करने को बोलिए, 7 साल अगर हो गए हैं तो। क्योंकि क्या यहाँ क्या यूज? एक आईयूआई किट आती है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन किट आती है। अ, जो लोग मेरे साथ अभी ये ट्रेनिंग कर रहे थे नेचुरोपैथी वाली, उन्होंने देखा होगा, या जिसने मेरे साथ प्रेगनेंसी वाला वुमेन वेलनेस वाला कोर्स किया है, वो सब इससे परिचित होंगे। यहाँ मैंने इनफर्टिलिटी इसलिए नहीं लिया क्योंकि बड़ा टॉपिक है बहुत। सो इनफर्टिलिटी में सबसे बड़ा कारण है अच्छा इंटरकोर्स ना होना। अब यहाँ अच्छे इंटरकोर्स का मतलब आप प्लेजर से या सेटिस्फेक्शन और बाकी चीजों से मत लगाइए, पेनिट्रेशन और इजैकुलेशन से लगाइए। तो जब पेनिट्रेशन और इजैकुलेशन अच्छा नहीं होता, तो कंसीव करने में दिक्कत आती है। अगर सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो फिर उनको 2 से 3 साइकिल ये आईयूआई किट यूज करना चाहिए, उनको कंसेप्शन में हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। ये आईयूआई किट बेसिकली क्या होता है कि उसमें ना एक सिरिंज से स्पर्म को तेजी से सर्विक्स तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि मेल का स्पर्म जो है इजैकुलेट होने पे पिचकारी जैसा आता है, पर बहुत सारे मेल्स पे ऐसा पिचकारी जैसा इजैकुलेशन नहीं होता, तो सर्विक्स तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से ये इंसेमिनेशन किट की जरूरत पड़ती है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, केमिस्ट के यहाँ मिल जाएगी। एक उनको बोलिए ओवुलेशन किट लें और एक इंसेमिनेशन किट लें। इंसेमिनेशन किट में कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट वो कर सकती हैं, 3 4 के लिए वो 3 4 अलग अलग किट ले लेंगी। सो 3 to 4 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकती हैं ओवुलेशन किट के उस हिसाब से, तो उनको सफलता मिल जाएगी। सर हम पीसीओडी वगैरह इसमें नहीं पढ़ेंगे? पीसीओडी बताया तो अभी, पीसीओडी यही तो है, पीसीओडी में यही तो होता है। ये सारे के सारे पीसीओडी के अंदर नहीं आते सर? ये आपने सिम्टम बताया कि पीरियड्स ना आना, पीरियड्स का ज्यादा आना, सारा पीसीओडी में आ। भाई पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में या तो पीरियड्स नहीं आते या पीरियड डिफिकल्ट होते हैं। उसमें एक में एक कंडीशन होती है जिसमें, अगर आप अलग से पीसीओडी समझना चाहते हो तो मैं यहाँ पढ़ा भी दूंगा, लेकिन वो आप एक वीडियो है मेरा पूरा लेक्चर पीसीओडी का सर डिटेल। आपका 5 वीडियो का सेट हाँ, है, उसमें पूरा डिटेल है। क्योंकि हम प्रेगनेंसी वाला जो कोर्स करते हैं ना वुमेन वेलनेस में, तो उसमें बहुत डिटेल्ड करते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे हमने बहुत डिटेल नहीं किया, नहीं तो ये थोड़ा टाइम सेविंग भी हो जाएगी। तो आप अगर पीसीओडी थोड़ा और डिटेल समझना चाहते हो तो वहां पढ़ सकते हो। सर पीरियड की सही एज क्या है? मतलब ये अगर परफेक्ट गर्ल्स क्वेश्चन है। में 9 साल में भी सर, पीरियड्स आएंगे तो हेल्दी है, सॉरी और सर। 13 14 साल में भी आएंगे तो भी हेल्दी। पीरियड्स की सही एज कुछ नहीं होती। पीरियड्स आते हैं आपके दिमाग की मिच्योरिटी से। तो जब किसी फीमेल का ब्रेन जल्दी मिच्योर हो जाएगा तो उसको पीरियड जल्दी आ जाएगा। जब किसी फीमेल का ब्रेन कम मिच्योर होगा तो उसको पीरियड्स देर से आएगा। अभी हम क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं बहुत छोटी एज में। तो इस वजह से आपने देखा होगा 8 9 साल से फीमेल्स को पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। पर सर ये एमएमओ में आपने बोला कि 90 डेज, मतलब 90 डेज कंप्लीट होने के बाद जो आएगा उसके बाद को मेंशन करना है, 90 डेज तक शांत।
हाँ 90 डेज तक सांस, 90 डेज तक पीरियड्स ना आना, अब ये पूरी तरह से ओके है। सर मतलब अगर सर किसी को मेरे दो टेस्ट करनी रहती है, अगर को किसी को प्रेगनेंसी टेस्ट जनरल, अगर तो वो इतना लेट करेंगे? वो तो वो तो 28 दिन बाद करेंगे तो उनको पता चल जाएगा प्रेग्नेंट है। राइट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। जी ना, बताए। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। सर एक तो आपने जैसे बोला कि अ, मतलब जिसको प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, उसमें यूजुअली लाइक लिवर इश्यू रहता है, अ, हाँ, जिसको। देखिए दो हाँ। कारण होते हैं। ओके। तो लिवर कारण होता है, तो अगर आप लिवर को अच्छा कर लोगे, अब ये किन फीमेल्स में होता है वो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। जिन फीमेल्स का ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होगा, है ना, जिन फीमेल्स की लाइफ में अच्छा इंटरकोर्स नहीं होगा, पार्टनर सपोर्टिव नहीं होगा, इरिटेशन होगा, फीमेल्स अपनी एज से ज्यादा बड़ी दिखती होगी, उन सभी केसेस में यूजली सीरम बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स फ्री हो जाते, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हाई होने लगे। तो किसी भी फीमेल को अगर ये हो रहा है तो उसके पीछे खुद कारण है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, अपने हार्मोन्स को डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से लिवर को मजबूरी में ईस्ट्रोजन को मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये एक कारण है पीसीओडी। दूसरा पीसीओडी का कारण क्या है कि हाइपोथैलेमस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो जब हाइपोथैलेमस ठीक से काम नहीं करेगा, एफएसएच कम हो जाएगा, तो इंसुलिन एफएसएच का काम करने लगेगा। ये दोनों ही कंडीशन आती ईस्ट्रोजन डोमिनेंस से है। तो अगर मैं ये कहूं कि कोई भी फीमेल जो गृहस्थ जीवन में रह रही है और अपनी सेक्सुअल इच्छाओं का दमन कर रही है, उसको खराब कर रही है, दबा रही है, उनको हार्मोन्स के इम्बैलेंस के चांसेस ज्यादा हो। वैसे ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक आप ढंग से सो नहीं रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम आएगी, ढंग से खा नहीं रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो तो नेचुरली आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए सर व्हाट अबाउट किड्स, मतलब जो 18 से कम है, जो स्टूडेंट लाइफ में, जैसे आई रिमेम्बर कि मेरे जब स्टार्ट हुए थे तो मेरे को मतलब फर्स्ट डे बहुत पेन होता था। तो मतलब वो क्या शुरू से ही मतलब मेरे को लिवर इशू रहा है इस वजह से प्रोबेबली? नहीं। देखिए, किड्स की अगर बात करें हम, तो आजकल किड्स भी किड्स रह नहीं गए। जितना बच्चों के दिमाग में हम स्ट्रेस डालते हैं, उसी का रिजल्ट है बहुत छोटी एज में पीरियड डिस्टर्ब होना। अगर ना आप अपनी मम्मी से बात करोगे कि उनका मेंस्ट्रुएशन कैसे स्टार्ट हुआ, तो बोलेंगे ऐसे बिल्कुल आराम से हो गया। और अगर आपकी दादी अभी होंगी, उनसे बात करोगे तो और आराम से सुनने को मिलेगा। और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपकी मम्मी कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ रह रही थी। अगर वो किसी अर्बन फेज में रहेंगी होंगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आई हो, लेकिन अगर रूरल बैकग्राउंड से रही होंगी तो बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आई होगी। तो आप समझ लो दिमाग का कितना बड़ा रोल है। सर ऐसा मुझे था 16-17 साल की एज में, यार कभी पीरियड से रिलेटेड कभी कोई पेन नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शादी के बाद कुछ आनी शुरू हुई। और पहले कभी कुछ नहीं था, कभी पेन नहीं था। मैं सबको बोलती थी पेट दर्द क्या होता है, मतलब पीरियड टाइम कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आज के समय छोटी बच्चियों को बहुत ये क्रैम्प आना बहुत नॉर्मल सा हो गया है। दिमाग का आवश्यकता से ज्यादा यूज करना इसका बड़ा कारण। सर एक क्वेश्चन करूँ? होगी। मैं आज ने किसी लेडी से मिली थी, उनको भी जैसे मेनोपॉज का टाइम उनका भी स्टार्ट हुआ है।
सो वो अभी इसी चक्कर में उनको पहले कुछ फैटी लिवर की प्रॉब्लम थी, साथ साथ मेनोपॉज का टाइम स्टार्ट हुआ, उनको स्ट्रेस लेवल काफी हाई हो गया, तो उन्हें हॉस्पिटल करना पड़ा। सो आज जैसे मैं उनको मिलने की गई थी, तो हम उन्हें क्या एडवाइस कर सकते हैं सर, क्योंकि वो टोटल डिप्रेशन में जा रही हैं। मतलब वो मुझे कहती है कि मेरा कोई बात करने का मन नहीं हाँ, करता, इसके लिए बड़ी अच्छी मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ जगह शेफाली जी बस आपको। देख तो मैं दिखती रहती हूँ। शेफाली जी, मेरा नेटवर्क गड़बड़ है या आपका? मैं इसके लिए अच्छी एडवाइस देता हूँ आपको, रुक जाइए। अगर कोई भी फीमेल ऐसी कंडीशन कभी भी फील करती है, तो उसको बोलो कि सारी दुनिया भाड़ में जाए, पहले तू अपना ध्यान कर। ठीक? अच्छा खाना खाओ, ढंग से नींद लो, एक्सरसाइज करो, और खुश रहो। सर खुश उनको रह मैंने ये बोला कि आप सबसे पहले घर से बाहर निकलो, योगा ज्वाइन करो, क्लास में आप अपने फ्रेंड सर्कल से मिलो। सर मुझे आपकी वो वाली बात ध्यान थी कि भाई आप अपने आप में इतने अपने आप को खुश करो, जो भी करो बस अपने आप को खुश रखो। और उनको मैं काफी देर बैठ करके यही समझा करके आई कि भाई आप बाहर निकलो, बस अपने आप को बिजी करो, आप और ऐसी जगह पे बिजी करो शेफाली, कि मैं क्लास में सिखाने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूँ। मैं मोस्ट ऑफ टाइम जब कभी अपने पेशेंट्स को एडवाइस दे रहा होता हूँ ना, मैं यहाँ तक बोल देता हूँ कि अगर हस्बैंड अच्छा नहीं है, नल्ला है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक कर लो, लेकिन खुश रहो। मतलब किसी भी इंसान को खुश रहना बहुत जरूरी है, किसी भी कॉस्ट पे। सर इस पर और एक एक अगर इस पर मैं पहले भी ऐसे आपने बोला है तो मैं ऐड करूं, क्योंकि मैंने ऐसे बात किया है लोगों से। सर अफेयर तो ठीक है, करने को कर भी लेते हैं, लेकिन वो फेज उसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें फिर वो इतना ज्यादा नहीं नहीं डाउन नहीं, पे वो चले जाते मैं हैं, ऐसा हो जाता है। उस तरह वाला अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें रोना धोना ड्रामा हो। तो सर ऐसा वो अफेयर जहां दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे से खूब सारी बातें करते हो, और जहां किसी की किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। एज ए दिस फ्रेंड इज सर, इम्पोर्टेंट। एज ए फ्रेंड सर, बस। एज अ फ्रेंड। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मैनेज करना आ जाए तो फिर ठीक है। अगर इमोशनल ड्रामा में जाना है तो भाई पहला वाला कम है क्या? तो जरूरी है कि दोनों के बीच में इतनी मिच्योरिटी हो कि भैया ये हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या कहीं हम मूवी जा रहे हैं, कहीं खाना खाने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि हम खुश हो सकें, इसलिए नहीं कि हम एक और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो मैंने उनको यही बोला कि अपने फ्रेंड सर्कल में जाओ, और ऐसे फ्रेंड सर्कल में जाओ जहां आपको कुछ बोलने से पहले सोचना ना पड़े, ये क्योंकि सबसे जहां जरूरी। आपको सोचना पड़ेगा तो फिर तो आप वहीं बंद जाओगे। और किसी एक ऐसे शख्स से, चाहे आपका बच्चा है, चाहे कोई आपका फ्रेंड है, जिससे आप अपने सारे भाव प्रकट कर सकते हो, ये किसी बहुत बंदे से जरूरी है। बात करो। फैमिली में आप सबसे ये चीज जो आप बता रहे हैं, एक्चुअली आपका नेटवर्क थोड़ा ट्रबल कर रहा है, पर ये हर फीमेल के लिए बहुत जरूरी है, और सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक सर, ये एज के मेरा बाद अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। जब मेरी सर्जरी हुई सर, तो उस टाइम में मुझे अर्ली मेनोपॉज हो गया, और मैं उसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। मतलब मुझे कोई सिम्टम नहीं था, और सडनली मेरे को सर्जरी 2 महीने में, 1 महीने में ही करानी पड़ी सर। तो सर मेरे को ये बहुत जबरदस्त मेंटल ट्रोमा हुआ था। और उस टाइम पे सर मेरी डॉटर मेरे लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरे बहुत बड़ी सपोर्टिंग रही थी। सर मैं बहुत बोलती थी, पता नहीं जो मेरे अंदर के जितने भाव थे सब मैं निकालती थी, वो सब कुछ सुनती थी। तो सर मुझे एक वो ये याद है कि इस समय कोई एक ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपको सुने, आपको समझाए नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो सर जो अपना फेस कर चुकी हूँ ना, तो आज के टाइम में सबको मैं ये बात समझाती हूँ कि मेनोपॉज का टाइम आएगा, ऐसा सबके साथ होगा, लेकिन फैमिली को इस समय सपोर्ट करना चाहिए कि बस आपका वो फेस निकल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम है। तो सर यही चीज मैं आज उनको भी समझा करके तो आई थी। मैंने कहा कुछ और भी आपसे इस पता करूँ कि कुछ और हो सकता है क्या नहीं सर। नहीं, कोई बीमारी नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए, इसको बीमारी बोलना छोड़ दीजिए। ठीक? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कोई बीमारी नहीं है।
मैं पीसीओडी को कोई बीमारी नहीं मानता। मुझे लगता है कोई इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाए तो उसका पीसीओडी 100% रिवर्स हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है आपको ये समझना कौन सी चीज बीमारी है। बीमारी कैसे आती है? बीमारी आती है जब हमारा फंक्शन गड़बड़ हो और कोई ऑर्गन ऐसा हो जाए जो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। तभी तो हमें कुछ एडिशनल मेडिकेशन और दुनिया भर के चीजों की दिक्कत होती है जिससे हम उसको बेहतर कर सकते। पर यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं, हर महीने नई खेती है। एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने नई खेती है। तो अगर आपने बीज अच्छा डाला है तो फसल इस महीने अच्छी होगी। इस महीने बीज अच्छा नहीं है तो इस महीने की फसल अच्छी नहीं होगी। आप सब फीमेल हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जिस महीने आप डिफिकल्टी से बिताते हो उस महीने पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस महीने पेन ज्यादा होगा, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, ब्लीडिंग कम हो सकती है, प्रॉब्लम रहेगा, इरिटेशन होगा, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। लेकिन जिस महीने सब कुछ अच्छा है उस महीने सब कुछ बहुत अच्छे से बीत जाएगा। सर आपकी एडवाइस का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, मैं तो खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सर थैंक यू सर। टेस्टिकल्स के लिए कल का एक थोड़ा वो पूछो उससे आगे। पूछिए। सर कल आपने बताया था कि वो जो मैंने बात की थी वो पेशेंट के लिए बच्चे के लिए कि वो डॉक्टर ने एडवाइस दिया है कि टाइट उनको पहनना चाहिए अंडरवेयर। तो सर वो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो आ तो रहा है वहां ब्लड, पर वहां से जाने का जैसे वेरिकोज वेन का इश्यू होता है ना, वो नहीं हो रहा है। उसका रीजन सर? वेसल्स डायलेट हो गई होंगी ज्यादा। तो वो फूल रही है। हाँ, तो इस वजह से इसके लिए बड़ी अच्छी चीज मैं बताऊं क्या होगा। इसके लिए उनको बोलो कि वो टब में बैठे, ठंडे पानी के टब में बैठे, और फिर उठ के गर्म पानी के टब में बैठे, फिर अच्छा, गर्म मतलब पानी से वापस सर्कुलेशन। ठंडे पानी में। तो ओके, इससे तो पहले इम्प्रूवमेंट आ पहले जाएगी। ठंडे में फिर गरम फिर ठंडा। ओके। पहले गरम फिर ठंडा, फिर गरम फिर ठंडा, अंत में गरम, शुरू में गरम, बीच में ठंडा। जैसे हॉट सर एंड इसी कोल्ड को कंप्रेस करते हैं। कटी बस्ती बोलते हैं ना सर, इसी को नहीं नहीं, गरम कटी टब में बस्ती बैठ। ठंडा गर्म गरम पानी में और फिर बैठते हैं, आखिरी ये में हॉट एंड कोल्ड गरम ठंडा गरम और कंप्रेस फिर है। लास्ट में ठंडा। लास्ट में गरम, ओके। शुरू में गरम, लास्ट में गरम, बीच में ठंडे बदलते रहेगा। ओके सर, कुछ सर कारण इसी के सर लिए हो वो सकता है? नेचुरोपैथी में कटी बस्ती बोलते हैं ना, ठंडे गर्म पानी की बैठना टब में। कट, कट, वो कटी, जो आप कटी पानी कर रहे हो ना स्नान ये, वो होता है, वो कमर कटी में स्नान। वो कमर फिर के भाग गरम को गरम कटी बैठे। पानी है। स्नान, हाँ सही कहा, साधना जी ने बोलते हैं। सर एक क्वेश्चन था। सर एक लेडी है, उनको पीसीओडी है तो वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उसके लिए सर उनको क्या सजेशन दें? पहले उनकी सारी रिपोर्ट्स पता करिए, ऐसे सवाल गलत है ये। नहीं नहीं सर, ओनली पीसीओडी है कह रही। वो मैंने उससे पूछा था, कह रही मैंने काफी टाइम पहले कराया था, सिर्फ इसी को तो पीसीओडी, कह रहा बाकी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं पीसीओडी है। भी दो तरह का होता है। अब हम्म। कौन सा पीसीओडी पहले ये तो पता करिए, लिवर वाला है या ठीक है दिमाग सर, मैं, वाला। हाँ वो आज ही आई है, मैंने उस रिपोर्ट मंगवाई है सर उससे। दिमाग वाला है सर उनका, दिमाग वाला है। दिमाग वाला है तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगा, लिवर वाले में थोड़ा मेहनत ज्यादा ओके। करनी पड़ती है। नहीं लीवर वाला नहीं सर, दिमाग वाला है उनका। तो दिमाग वाला जल्दी ठीक हो जाएगा। दिमाग वाले में 2-3 महीने अगर आप उनको सही से एक्सरसाइज कराओगे, ब्रेन करोगे तो बेहतर हो जाएगा। सर पीछे मेरे पास लेडी आए थे, उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको क्या कहते हैं पहले परमोसिस कराई, और उसके बाद उनका योग निद्रा वगैरह कराई, और सर 3 महीने बाद वो कंसीव कर गई थी। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, हाँ, बिकॉज बोलिए बोलिए बोलिए। ओके सर, इंडोमेट्राइटिस, इंडोमेट्राइटिस हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये एक एडिशनल ग्रोथ है, और इंडोमेट्राइटिस ठीक नहीं होगा योग से, इसलिए हमने नहीं पढ़ाया उसको। इंडोमेट्राइटिस में इंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है तो सर्जिकली मैनेज होती है। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करके हार्मोन बैलेंस रखोगे तो ग्रोथ बढ़ेगी नहीं। लेकिन एक बार अगर किसी को इंडोमेट्राइटिस हो गई है तो मेरी अच्छी सलाह यही है कि पहले एक बार सर्जरी करा लो, फिर इसको मेंटेन करो कि दोबारा ना बढ़े। सर इस मतलब एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, उसी को बोल रहे हो आप? एक्चुअली इसके लिए आपको ये समझना होगा, मैंने पहले पढ़ाया, आप लोग सब भूल गए हो। इंडोमेट्रियम जो है 15 से 16 mm तक थिक होती है, ये नेचुरल है। हम्म।
लेकिन जब इंडोमेट्रियम किसी कारण से 20-21 mm तक मोटी हो जाए तो इसको इंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। 16 mm से ज्यादा थिकर हो जाए तो इंडोमेट्राइटिस की कंडीशन है। तो ये इंडोमेट्राइटिस जब ज्यादा मोटी हो जाती है तो सर्जिकली उसको बाहर निकालना। एडिनोमायोसिस और इंडोमेट्राइटिस दोनों ही सर्जिकली मैनेज की जाने वाली प्रॉब्लम्स है। बाकी हाँ, बाकी अगर किसी को चॉकलेट सिस्ट है तो भी सर्जिकली मैनेज होगा। बाकी से ओवेरियन सिस्ट आसानी से ठीक हो सकता है। पॉलिप्स या फाइब्रॉइड सर्जिकली मैनेज होगा। मतलब मैं आपको ये चीजें इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपके सर बट दिमाग में क्लैरिटी रहे। अगर एंडोमेट्राइटिस मेट्राइटिस के लिए डॉक्टर ने बोला मेडिसिन लो और ठीक हो जाएगा, तो वो क्यों बोला फिर? वो उन्होंने कुछ दवाइयां आती है इंडोमेट्रियम को तोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे कभी अगर किसी ने मेडिसिनल एबॉर्शन किया हो, इस दवाई का नाम लेना ठीक नहीं है पर मैं मानता हूँ आप सब समझदार लोग हैं तो ऐसी दवाई का यूज नहीं। ये मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन होता है एक तरीके का, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करके उसको तोड़ के बाहर निकाल देते हैं। सो डॉक्टर ने ये दवाई दे के एक चांस लिया होगा कि क्या टूट गया कि नहीं। उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड करके चेक करेगी। अगर जैसे आप अबॉर्शन कराते हो ना, मेडिसिनल अबॉर्शन, उसमें डॉक्टर फिर बाद में चेक करती है कि कहीं कुछ पार्टिकल रह तो नहीं गए। अगर पार्टिकल रह जाते हैं तो डीएनसी करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने इसलिए मेडिसिनल मैनेजमेंट पे डाला। सर ये डीएमसी कैसे सर करते पर हैं, व्हाट अब इज द ये अगर प्रोसेस? ये बड़ा है, सॉरी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी। सर अगर किस अभी भी मतलब मान लो कोई किसी का ये पूरी लाइफ ऐसा है, तो डज इट हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स लेटर? सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो कैंसर का है। इंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक इंडोमेट्रियम की ग्रोथ को रोकना अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने इसका कोई इलाज बता के आपको कंफ्यूज नहीं किया। मतलब मुझे लगता है कि सही जानकारी अगर आपके पास रहेगी तो किसी का नुकसान नहीं होगा। और हाँ जी, भारती आप क्या कह रहे थे? एक्चुअली डीएमसी क्या होता है सर, मतलब डिक्लीन द यूट्रस मतलब कैसे? डीएनसी एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डायलेट एंड क्यूरेट। सो एक कैसे समझाऊं, एक वेजाइना को डायलेट करने के लिए एक क्लैंप आता है जिससे इसको डायलेट कर देते हैं। डायलेट करने के बाद एक ऐसे स्पैचुला जैसा वो डालते हैं और उससे सारी इंडोमेट्रियम को खुरच के बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को डीएनसी बोलते हैं, डायलेट एंड क्यूरेट। सो इसमें सर्विक्स को डायलेट करके सारा इंडोमेट्रियम को साफ करते हैं। तो सर आप, यानी अंदर की क्लीनिक कर देना। हाँ, आम बोलचाल की भाषा में उसको यूट्रस क्लींजिंग बोलते सर कल आपने वो आयरन के लिए जो बताया था, उस लेडी से मैंने पूछा, सर ये अगर इंजेक्शन लगा लेते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, अगर वो इंजेक्ट लगा लेती है उसके बाद उसका कारण क्या है, ये ऐसा आता क्यों है, ये बीमारी का बैक ऑफ द रीजन। मैंने तो ऐसा उनसे पूछा कि उसका दिनचर्या क्या है, उनका खाना क्या है, पानी क्या है, तो वो पानी पे तो जाके वही था कि वो पानी, कुछ उनको यूरिन का भी इश्यू है। बोले यूरिन बहुत कम आता है, पानी में अच्छा पीती हूँ पर यूरिन कम है, तो कुछ रिलेट है क्या सर इसका, या रीजन कुछ होता है क्या, कि अगर इंजेक्शन ले उसके बाद वो डॉक्टर से पूछे कि अगला उसके बाद मतलब कब तक इंजेक्शन लेंगे ना, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आए ना, यानी खून बने। हैं। नहीं होगा? खून जहाँ बनता है ना, जो आरबीसी जहाँ बनती है, वहाँ फैक्ट्री में प्रॉब्लम है। तो फैक्ट्री कौन सी है? बोन मैरो। ओके। तो जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन ही कम है तो क्या करेंगे? सर उनका लाइफस्टाइल भी पूरा हौश पौश था। तो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जेनेटिकली हम पाते हैं, जब हम पैदा हो रहे होते हैं ना तभी ये हमको मिल जाता है। सर थैलेसीमिया में भी सेम हाँ जी। प्रॉब्लम होता है। ओके सर। चलिए तो आज सर के लिए, मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली मतलब बिकॉज आई हैड मतलब
पीसीओडी तो मेरे को जैसे इनिशियली गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था, तो उन्होंने मेरे को काफी टाइम तक मेरे को 21 डेज का जो वो टैबलेट नहीं होता, जी हाँ जी हाँ, तो वो बिल्कुल वो हार्मोन्स देते हैं, इसी वजह से देते हैं जिससे आपकी साइकिल ठीक चलती रहे। जो हार्मोन नेचुरल हाँ। बॉडी बना रही थी वो आर्टिफिशियल दे जा रही है। तो तो सर इस टैबलेट में होता क्या है, मतलब आई डोंट नो, अब तो मैं खैर लेती नहीं, बहुत साल हो गए, बट दिस ये इज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है। तो ये सिंथेटिक ईस्ट्रोजन होता है जिसकी वजह से बॉडी में आपके हार्मोन्स के लेवल को संभाल लिया जाता है। तो ये ओव्यूलेशन को हैम्पर कर देती है, फिर बाद में इसमें प्रोजेस्टेरॉन ऐड कर देती है, तो जिससे आपको ब्लीडिंग आ जाती है, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं होती। तो हाँ किसी सर, का मैंने खत्म। काफी टाइम लिया, मतलब इन माय बैचलर डेज तो मैंने लिया था काफी साल तक, बट देन आई लेफ्ट इट, क्योंकि मेरे को आई वाज लाइक कि बस हो गया, अब नहीं लेना। आप YouTube चैनल पे एक पीसीओडी का पूरा 5 वीडियोस का सीरीज है, वो देख के खुद से प्रैक्टिस चालू कर दो, 100% ठीक हो जाओगे आप। सर यूट्यूब वाला लिंक शेयर कर दीजिएगा ना प्लीज। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वैसे YouTube चैनल पे जाके आप भी ढूंढ सकते हो, वो प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा आपको। सर कुंजल वाला भी एक बार शेयर कर दीजिएगा फिर से, वो हो कुंजल चुका है ना कुंजल वाला कुंजल वीडियो भी। ऑलरेडी ग्रुप में होगा वो, अगर। हाँ पर वो दिख नहीं रहा था मेरे को, इसलिए मैंने। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ जी। सर किसी को अगर पीरियड्स को एक्सटेंड, मतलब अभी 5 तारीख है लेकिन उनको 6-7 दिन ऐसे लगता है भी हम, तो वो उसके लिए कोई दवाई है आयुर्वेदिक में, या इसका क्या इफेक्ट्स होते हैं, पीरियड्स, क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, पीरियड्स एक्सटेंड करना ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक। तो अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स आज आने वाले हैं और आज आपका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, पीरियड्स के साथ भी वो इंपॉर्टेंट काम किया जा सकता है। ये किसने कहा कि पीरियड्स में कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते? कर सकते हो। नहीं, या मंदिर वंदिर जो जाते हैं ना, फिर वो लोग ऐसे करते हैं फिर भाई ऐसे। एक बात बताइए, भगवान ये कहते हैं कि तुम अपने हॉर्मोन्स खराब करके मेरी पूजा करो। हम्म? और मंदिर जाना ही क्यों? भगवान तो आपके भीतर है ना। हाँ, तो उस दिन अपने भीतर वाले भगवान जी की पूजा कर लो, बाद में मंदिर वाले की भी कर लेना। सर लेडीज के लिए क्या होता है, कभी कभी घर में ही पूजा है, आपने 50 लोगों को बुलाया हुआ है, तब ये सिचुएशन आती है। नहीं देखिए, कभी साल 6 महीने में एक आध बार मेडिसिन लेना इतना बुरा नहीं है, लेकिन मेरी बात अच्छे से समझिएगा। अगर 3-4 साल में एक आध बार आपने ये मेडिसिन ले ली, बिल्कुल ठीक है। हर फीमेल को पता होता है कि उसके पीरियड्स कब आए, एक टेंटेटिव डेट उसके पास होती है, तो प्लान क्यों करना है ऐसे टाइम पे? अब से नवरात्रि तभी आ रहे तो क्या करोगे? नवरात्रे में पीरियड्स रोकना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। नवरात्रे में पीरियड्स रोकना ये बहुत बड़ी बेवकूफी, एक तो आप अपनी पूजा कर रहे हो और अपने को ही खराब कर रहे हो। नहीं सर सर, एक उसके लिए जो चीज और दवाई थी। वैसे, मतलब दवाई कुछ है क्या आयुर्वेदिक में से? आयुर्वेद में तो नहीं ऐसे है, एलोपैथी में है, लेकिन नहीं लेनी चाहिए। तो सर जिसको जैसे लेते जो हो जो जिसको ये नहीं बातें ना लेते सर हो। बचपन से डाल दी जाती है सब लेडीज के अंदर, बच्ची के कि आध्यात्मिक कार्य में, पीरियड में आध्यात्मिक कार्य नहीं करने, लेकिन अब सुनने को भाई मिलता है कि सब जाने कुछ कर दीजिए, सकते हैं। अब इस चीज पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे मेरे को गुस्सा लग जाती है ऐसी चीजों पे। सर ठीक है। जो आपने लेकिन अब सिचुएशन। नहीं मानते हैं, मैं तो मानती नहीं अब, सब कुछ करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और मेरा चलता रहा, तो जिस दिन मेरी बिटिया को पहले पीरियड्स आएंगे, सबसे पहले मैं उसको मंदिर ले जाऊंगा। तो मेरी मदर ने भी कभी नहीं कहा इस बात पर को, वो मेरी कहते बेटी भी नहीं, नहीं ये सब मानती, चीज मेरी बेटी तुम्हारे तो से ये कह करो। देती है कि कभी मना नहीं किया माता मेरी मदर ने, पार्वती तो को भी मैंने तो भी हुए कभी होंगे नहीं ना। किया। ये सब कुछ सर फालतू के ड्रामे हैं सर बस और मुझे कुछ एक क्वेरी थी। नहीं। सर जो आपने चीजें बताई हैं ईस्ट्रोजन के इम्बैलेंस से है ये सब गर्ल्स की, सो माइग्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ देम ओनली। तो जो हम प्रोटोकॉल इसके लिए लेते हैं वही माइग्रेन के लिए लेते हैं? माइग्रेन बीमारी ही नहीं है, माइग्रेन एक्चुअली आपका सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है। ठीक है।
तो आप अपनी बॉडी को क्लीन करोगे, माइग्रेन दूर हो जाएगा। माइग्रेन में आपके मेनिंजेस लेयर पे सूजन आ जाती है, जिस वजह से बहुत फ्रीक्वेंट थोड़ा भी आपका कार्टिसोल बढ़ा तो पेन आ जाता है। तो जब आपके स्कल पे ब्लड सप्लाई थोड़े लंबे समय तक अच्छी रहेगी तो माइग्रेन नेचुरली इंप्रूव हो जाएगा। सर पर उनके लिए भी फिर हम यही प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं? जैसे मेरे पास एक दो क्लाइंट्स आ रहे हैं माइग्रेन के, बिल्कुल कर सकती जो माइग्रेन हम वालों ये को। पवन मुक्त सीरीज विद। बिल्कुल बिल्कुल, माइग्रेन वालों को खूब सारे सूर्य नमस्कार कराओ आप, ओके और 2-3 महीने लगातार उनको खूब मेहनत कराओ। सर, फर्स्ट डे से सूर्य नमस्कार अगर कोई नहीं भी नहीं, हेल्थ फर्स्ट इशू डे से नहीं है नहीं, तो? फर्स्ट डे से नहीं, फर्स्ट डे से तो बिल्कुल नहीं। ओके। जब आप उनको थोड़ा तैयार कर चुके हो, उनको थोड़ा पवन मुक्त वगैरह करा के रेडी कर चुके हो, फिर उनको सूर्य नमस्कार कराओ 2-3 महीने अच्छे से, और उसके बाद देखो उनका माइग्रेन भाग जाएगा। लेकिन और सर आप जिसको 15-20 साल से माइग्रेन हो उसके लिए भी यही थ्योरी चलेगी, लंबे समय से जिसको माइग्रेन हो? देखिए, कितने भी पुराने समय से माइग्रेन हो, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल बदल देगी, अपनी हैप्पीनेस बदल देगी, तो ठीक हो जाएगी। 1 घंटे आपके साथ योगा कर ले और घर में जाके कुड़कुड़ 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 करती रहे तो नहीं ठीक है। नहीं सर, मेरे ब्रदर को है, लेकिन वो जिम जाते हैं, योगा करते हैं, लेकिन 15-20 साल से उनको ये प्रॉब्लम। उनको उनके काम से या उनकी पर्सनल लाइफ से कुछ स्ट्रेस होगा, उसको दूर कर दीजिए, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ओके सर। सर इसके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी सबको, जो मैं अपने क्लाइंट्स को कराती हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जो बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, ये तो सब, अगर ये सारी अगर आप चीज जो है ना, 10 चीजें, हाँ जी, ये 10 चीजें बहुत रोज काम की लिखते है। हैं तो वो हेल्पफुल रहता है, बिकॉज आपका माइंड उससे काम हो जाता है। नहीं, ये जितनी भी प्रैक्टिसेस है ना, चाहे अफर्मेशन वाली हो, ये सारी चीजें एक्चुअली एक इंसान को बदलने की जर्नी है। तो अगर आप इस तरीके से अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली बदल जाएगा इंसान। चलिए, बहुत देर हो गई, सर आज के लिए हम सर मेरा एक एक सर एक अजीब क्वेश्चन है, काफी लेडीज लोग पूछती है कि पीरियड्स में इंटरकोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिस फीमेल को मन होता है पीरियड्स में इंटरकोर्स करने का, उसको करना चाहिए। उसको इसीलिए मन होता है क्योंकि उसका ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। और जिस लेकिन सर फीमेल को, वो हाइजीनिक है क्या ऐसे करना? उससे कोई नुकसान नहीं होता। पीरियड्स में अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हो, कॉन्डोम यूज कर रहे हो, तो कोई नुकसान नहीं। इवन आपको पीरियड्स में हेल्प होगी, क्योंकि जब आप इंटरकोर्स करते हो तो उस टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बढ़ जाता है, तो जिससे आपको कॉन्ट्रैक्शंस कम होंगे, पेन कम होगा। बट ये उन्हीं फीमेल्स को करना चाहिए जिनको इच्छा होती है, सबको नहीं। क्योंकि जिनको इच्छा होती है उनका ईस्ट्रोजन बढ़ा होता है। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि ईस्ट्रोजन ब्रीडिंग फेज पे कम होना चाहिए, पर कुछ फीमेल्स में ये बढ़ा रहता है। तो ऐसी फीमेल्स को पीरियड से पहले या पीरियड्स के टाइम पे काफी ज्यादा इच्छा होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सेफ है। सर लेकिन समझो थर्ड फोर्थ डे में थोड़ा ब्लीडिंग कम होता है, या तो किसी किसी लेडीज को होता ही नहीं है, तो उस टाइम किया तो वो लोग डरते हैं कि कुछ प्रेगनेंसी न रह जाए, या ऐसा तुमने नहीं नहीं तुरंत तो नहीं, नहीं ये रहती है? ये बिल्कुल मिथ है। प्रेगनेंसी पीरियड्स के 14 दिन बाद होती है, 14th डे जाके ओवुलेशन होता है। और एक हेल्दी स्पर्म जो है वो मैक्स टू मैक्स 3 दिन तक फीमेल बॉडी में रह सकता है। और पीरियड्स में इंटरकोर्स करना मतलब प्रोटेक्शन के साथ ही करना, नहीं तो दूसरे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि पीरियड्स में अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हो तो आप बिना प्रोटेक्शन के तो ना करें। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी बिल्कुल अलग चीज है, वो तो 14वें 15वें दिन होती है। सर सर थैंक्स। सर, अगर सर पीरियड्स मेरा के 4-5 दिन पहले अगर थोड़ा बहुत पीरियड आने लगे, उसके बाद पीरियड्स हो तो सही है? सही तो नहीं है रिंकल, ये यूट्रस कमजोर है, ये इसकी निशानी है। तो इसके लिए सर शतावरी सही रहता है लेना? शतावरी नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। जी सर। आप जो दवाई खा रहे हो उसको खाओ ना फिर। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। जी। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर पेट हम 3-4 दिन जो डेट होती है 3-4 दिन बाद आते हैं, या 5 दिन या 6 दिन ऐसा है, तो